हेलो दोस्तों, द एडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के सिलेबस और उसके बुक लिस्ट के बारे में। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस हम जानेंगे और इसके जो बुक लिस्ट है, कौन कौन से जो बुक लिस्ट है जो टॉपर्स है उन्होंने रिकमेंड किया है इस बीपीएससी के लिए या आइदर यूपीएससी के लिए, उन सब चीज़ों पर हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और उसके बाद फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे जो है आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी पीएससी एग्जाम की कर रहे हैं, आइदर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो या बीपीएससी के लिए कर रहे हो, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, तो आपके साथ एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। सबसे पहले एक क्या करो, एक पेन और पेपर लो, पेन एंड पेपर लो और वहाँ पे नोट डाउन करो कि आप जो है अगर बीपीएससी करना चाहते हो तो क्यों बीपीएससी ही करना चाहते हो, क्यों यूपीएससी नहीं। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो तो आप एक आईएएस बनना चाहते हो या आप एक आईपीएस बनना चाहते हो, और अगर आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हो तो यही दोनों आप क्यों बनना चाहते हो, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो, कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हो, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना चाहते हो। क्योंकि देखो, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपसे इंटरव्यू में जब जाओगे, आप किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में जाओगे आप, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इंटरव्यूअर से ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जो है बीपीएससी यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हो, किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए आप जा रहे हो। तो ये हुआई वाला जो क्वेश्चन है ये आपको जो है इंटरव्यूअर से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो उसको क्या करो कि आप एक पेन और पेपर लो, वहाँ पे आप इसको नोट डाउन करो अपने आंसर को, और इसको जो है बार बार आपको जो है रिवाइज करना है। आपको इसको तब तक रिवाइज करना है जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाओ। देन अगर आपने ये सारी चीज़ें कर लिए तो आप अब रेडी हो आगे जाने के लिए, आप अपनी तैयारी को जो है प्रिपेयर करो। अब सबसे पहले हम समझते हैं जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में। तो जो एग्ज़ाम्स होता है बीपीएससी का 3 चरण में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्री एक स्टेज होता है, और दूसरे स्टेज में जो मेंस का जो स्टेज आता है वहाँ पे हमारा रिटेन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। तो हमारा एक तरह से कहेंगे तो हम 2 ही स्टेज होते हैं, प्री का और मेंस का, जहाँ पे रिटेन और इंटरव्यू होते हैं। अब जो प्री का एग्जाम होता है यहाँ पर जो है टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल जो है नंबर्स भी 150 ही होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, और टोटल जो आपको टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और बात करें अगर बीपीएससी के, तो बीपीएससी में आपका एग्जाम सेंटर आपको बिहार के ही अंदर है, कहीं पे मोस्टली आपको मिलता है। आप गर्ल्स के लिए तो मतलब जो गर्ल्स के लिए जो होम टाउन होता है उसी सिटी में जो है उनको सेंटर मिल जाता है, लेकिन बॉयज़ को जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मिलता है, उनको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके उनका एग्जामिनेशन सेंटर उन्हें मिलता है। बात करें कि मेंस की, तो मेंस में जो है आप कर सकते हो 2+1+1, या इसको हम बोल सकते हैं 3+1। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मेंस में क्या होता है बीपीएससी के 2 आपको जीएस के पेपर होते हैं। जो 2 यहाँ पे मैं बोला हूँ, 2 पेपर जीएस का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है और एक पेपर आपका ऑप्शनल होता है। तो अगर आप मान लेते हैं जीएस प्लस हिंदी मिलाते हो तो आप 3 और एक ऑप्शनल लेकर 4 हो गए, या 2 जीएस, एक हिंदी और एक ऑप्शनल, 4 पेपर हो गए। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी होता है, हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है वो मात्र 100 मार्क्स का होता है। तो इसलिए आपको जो है 2 ऑप्शनल और एक जीएस, सॉरी 2 जो जीएस है और एक जो है आपका ऑप्शनल है, उन तीनों का ही जो है बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। तो हर एक पेपर जो है 300 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स जो है 900 हो गए, और जो इंटरव्यू होता है वो 120 नंबर का होता है। तो टोटल जो आपका एग्जाम जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा तो मेरिट लिस्ट आपका बनता है 1020 नंबर पे। इस 1020 में से आप कितना मार्क्स लेके आते हो, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है और इसके रैंक आपकी बनती है। अब इसका टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल होता क्या है, कब है। तो देखो, इसका जो शेड्यूल होता है अभी जो पिछले 2-3 सालों से बीपीएससी लेके आ रही है कि सितंबर से अक्टूबर में जो है फॉर्म का डेट आता है और दिसंबर में इसके एग्जाम्स होते हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो 2018 में 16 दिसंबर के आसपास एग्जाम्स हुए थे। 2020 में जो है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 25 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के बाद जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था, 26 या 27 दिसंबर को लास्ट ईयर में। तो आप देखोगे तो दिसंबर में जो है एग्ज़ाम्स हो जाते हैं प्री का, और उसके बाद जो है मेंस का आप देखोगे तो पिछले साल जो 2020 वाला जो सेशन था, मतलब 2020 वाला आपका 66 बीपीएससी था, तो उस समय क्या हुआ था कि 25 दिसंबर को एग्जाम्स हुए थे, उसके बाद रिजल्ट्स भी आ गए मेंस के प्री के, लेकिन अभी तक इसका मेंस का जो है कुछ अभी तक हुआ नहीं है।
तो मेंस का जो है मई जून तक ऐसे जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसका डेट बढ़ गया। और इंटरव्यू के लिए फिर ये कोई डेट फिक्स नहीं होता है इसका। लाइक अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो यूपीएससी में क्या होता है, आपका जो टेंटेटिव जो शेड्यूल होता है यूपीएससी का, वो आपका होता है कि मई जून तक आपके यूपीएससी में अगर बात करें हम तो मई तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है प्री का। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर में जो है आपका यहाँ पे मेंस हो जाते हैं और इंटरव्यू जो है आपका जनवरी फरवरी में हो जाता है। ये यूपीएससी के लिए फिक्स है। लाइक लास्ट ईयर अगर 2020 की बात करें तो 2020 में और 2021 में थोड़ा सा डिले हो रहा है इन सब यूपीएससी के शेड्यूल में, थोड़ा सा उनके शेड्यूल में मेंस में और प्री में डिले हो रहा है, लेकिन ये उनका फिक्स है। बाकी टाइम पे इनका फिक्स होता है कि मई में प्री हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा और जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू हो गया, अप्रैल तक आपका जो है रिजल्ट आ भी जाता है। लेकिन बीपीएससी के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बस इनका एक चीज़ अभी जो फिक्स चल रहा है पिछले 2 सालों से 3 सालों से कि दिसंबर में वो जो है प्री का एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो आपको जो है अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि दिसंबर तक आपको जो है अपना प्री कर लेना, उसके बाद आप मेंस की तैयारी करते रहो। जब आपका डेट आएगा उस समय आप मेंस दो और जब मेंस के बाद आप जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। लाइक अभी आप देखोगे तो 2018 में जो है हमारा 64th बीपीएससी हुआ था, जिसका जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं 2021 में। तो लगभग देखो तो आप 2018 में जो है दिसंबर में हुआ था प्री और 2021 में अभी मई के महीने में रिजल्ट आया है 64th का। तो लगभग 2.5 साल बीपीएससी ने लगा दिया इसको एक एग्ज़ाम के रिजल्ट निकालने में। तो 2 से 2.5 साल आपको बीपीएससी में लग जाते हैं किसी भी एक एग्ज़ाम को निकालने में। अब हम बात करते हैं बिगिनिंग के लिए कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप सबसे पहले वाई बीपीएससी और ये वाई गवर्नमेंट जॉब, इसका पहले आप आंसर प्रिपेयर करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक रिसर्च करना है। रिसर्च किस लिए करना है? रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो बुक्स है, अब तो बुक्स के अलावा पहले होती थी, अगर आप थोड़े से बैक में जाओ जब डिजिटल नहीं हुआ था हमारा देश, तो वहाँ पे सिर्फ बुक्स होती थी। लेकिन अब क्या है, बुक्स है, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी है। आप देख सकते हो कि कौन सा चैनल आपके लिए सूटेबल रहेगा, जो जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आता है। मैगजीन्स है करेंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर है करेंट अफेयर्स के लिए। तो जो आपका रिसोर्सेज है, उन रिसोर्स मटेरियल के जो है आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। उसके बाद बुक लिस्ट है, पैटर्न्स है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करना है। उसके बाद जब आपने रिसर्च कर लिया बुक लिस्ट के बारे में, तो आप अपना खुद का एक बुक लिस्ट प्रिपेयर करो। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी यहाँ पे, कि मिनिमम रिसोर्सेज या मिनिमम बुक्स बोलो और मैक्सिमम रिवीजन। आपको रिवीजन पे फोकस करना है। इधर आप यूपीएससी के लिए दे रहे हो या इधर आप बीपीएससी के लिए जा रहे हो, तो मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, इस चीज़ पे आपको हमेशा फोकस करना है। तो आप अपना एक ऐसा बुक लिस्ट तैयार करो जिससे आपको ये दोनों चीज़ जो है, मिनिमम बुक्स और मैक्सिमम रिवीजन, ये हो। उसके बाद जो है आपको टॉपर्स के इंटरव्यू देखने हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यू को वॉच करो और वहाँ से देखो कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, उन्होंने क्या किया था, क्या गलतियाँ उन्होंने नहीं की थी जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो उनके टॉपर्स के इंटरव्यू को देखो और वहाँ से सीखो कि उन्होंने क्या किया था जिसके कारण वो टॉप कर गए और आप अभी तक पीछे हो। उसके बाद अपने घर में एक जो है ना अपनी स्टडी के लिए एक जगह फिक्स करो। लाइक घर में कोई भी एक रूम पकड़ लो आप, जहाँ पे आप शांति से रह के स्टडी कर सकते हो। और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोल दो कि यार जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, लाइक अगर आप 2 घंटे के लिए स्टडी करो इवनिंग में, मान लेते हैं कि अगर आप 6 से 8 के लिए स्टडी कर रहे हो, 2 घंटे के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप अपने घर वाले को बोल दो कि आपको इस 6 से 8 PM के बीच का जो टाइम है, इसमें आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो सबसे पहले एक स्टडी के लिए जो है एक प्लेस फिक्स करो और देन जो है तब स्टडी करो वहाँ पे, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, सूरज की रोशनी वहाँ पे आ रही हो। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो, क्योंकि जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, उतना आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के तब स्टडी करनी है आपको। उसके बाद गेट द रिसोर्सेज एंड लेट द फन बिगिन। उसके बाद अपने रिसोर्सेज को जमा करो। लाइक अपने रिसर्च तो ऑलरेडी कर लिया है, आप अपनी बुक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, तो जो बुक लिस्ट है, जो कुछ भी रिसोर्सेज है, उसको आप कलेक्ट करो। लाइक आप किसी बुक स्टॉल से, अब तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से आप क्या कर सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो। बुक स्टोर पे जाके आप, अगर आपके आसपास के एरिया में, लाइक अगर आप किसी विलेज में रह रहे हो तो शायद वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आपको बुक लिस्ट, मतलब सारी जो आप बुक्स चाह रहे हो वो मिल जाए। तो क्या करो कि आप ऑनलाइन जा सकते हो, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे जो वेबसाइट है जो बुक्स आपको मिल जाएगा वहाँ से। या आप दिल्ली से भी
आप कुछ बुक्स वाले हैं जो दिल्ली से भी भेज सकते हैं आपको, तो वहाँ से भी उनको कॉन्टैक्ट करके आप मंगा सकते हो। अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, तो आपके लिए ईजी है, आप वहाँ पे जाके आप किसी भी बुक स्टोर में आप इसको फाइंड कर सकते हो अपने बुक्स को। तो अपने रिसोर्सेज को जमा करो एंड देन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अब इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो प्री एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, और यहाँ पे 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। टोटल नंबर 150 होता है और क्वेश्चन का नंबर भी 150 ही होता है। तो यहाँ पे जो आता है वो कहाँ से आता है, तो वहाँ पे जनरल साइंस, और ये जो टोटल जो प्री का जो सिलेबस होता है आप देखोगे तो 6 to 12, 6 to 10 कर लो या 6 to 12 कर लो। यहाँ पे जो NCERT का बुक है, आप सिर्फ BPSC के लिए नहीं, आप किसी भी स्टेट PSC के लिए कर रहे हो या UPSC के लिए जा रहे हो, तो 6 से 12 तक का कोई भी जो है NCERT का बुक है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, बायोलॉजी का, साइंस का, मैथ का, उन सारे बुक्स को आप पढ़ लो, तो आपका जो है प्री के साथ साथ आपका मेंस का भी जो है प्रिपेयर वहाँ से हो जाता है। बस थोड़ा बहुत आपको अलग से एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं बताऊँगा कि कौन से बुक्स आपको लेने चाहिए आगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, जनरल साइंस होता है, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब आप कह सकते हो करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री। लाइक अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो उसमें बिहार का हिस्ट्री आ ही जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, लाइक अगर बात करें तो बिहार के हिस्ट्री में आप देखोगे तो जैसे संथाल अपराइजिंग था, ठीक है ना, जो बिहार में जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में, 1857 का जो वार हुआ था उसमें बिहार का क्या रोल था, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है। उसके बाद आता है हिस्ट्री के बाद जो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडिया, फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसका चेंजेज इन इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद जो है बिहार के इकोनॉमी में क्या बदलाव आया, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, मतलब इंडिया के जो आज़ादी का जो मूवमेंट हुआ था वहाँ पे बिहार का क्या रोल था। अब इस रोल में जो है आप मेनली डिस्कस कर सकते हो, लाइक 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जहाँ पे हमारे कुंवर सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वीर कुंवर सिंह के बारे में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, गांधी जी का नेतृत्व में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में इंडिया का क्या रोल रहा था, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे पढ़ सकते हो। उसका जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे जो आपका आता है मेनली मैथ्स का, यहाँ पे मेनली मैथ्स के ही पोर्शन होते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग होता है लेकिन ज़्यादातर मैथ होता है। और इन सबको मिला के ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको मिला के 140 क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपको मेनली जो है जनरल मेंटल एबिलिटी से आता है, मेनली मैथ्स से आता है। तो टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 नंबर के। तो ये था मेनली आपका प्री का सिलेबस। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट कर लो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद आते हैं हम मेंस की तरफ। तो मेंस में क्या होता है कि 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, हिंदी जो होता है क्वालिफाइंग होता है, और फिर आपका एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में जो है डिपेंड करता है कि जब आप ऑप्शनल चूज करते हो, जब चुनते हो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है ध्यान में रखना होता है, जिसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी जो है क्वालिफाइंग होता है, मतलब ये हिंदी जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। और इसके लिए जो है क्या है, आपको हिंदी में जो है आपको सिर्फ पास करना होता है, और पास करने के लिए आपको 25% मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 की, तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 300 नंबर्स का होता है, और ये जो टोटल टाइमिंग होती है वहाँ पर 3 घंटे आपको मिलते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है, मतलब मेंस का जो पूरा एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन कल्चर के से आते हैं। तो इसके लिए एक बुक है नितिन सिंघानिया की, जिसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर नाम का ये बुक है, जहाँ से आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो, इधर आप बीपीएससी के लिए कर रहे हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हो। बुक्स के बारे में आपको आगे और डिटेल से डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको ये चीज़ याद रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ही आपको जीएस पेपर 1 में आता है। उसके बाद कंटेम्प्रोरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कहे तो आईआर, जो आपने यूपीएससी में अगर पढ़ते होगे तो यूपीएससी में एक चैप्टर मतलब टॉपिक आता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसी चीज़ को जो है यहाँ पे लेके डिस्कस किया जाता है। और मिलनी है यहाँ पे करेंट अफेयर्स का भी आ जाता है कि पूरे इंडिया में और पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद थोड़ा सा आता है स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ्स। इसमें जो है आपको कुछ डायग्राम और कुछ ग्राफ्स दिए जाते हैं, जिसका एनालिसिस करके आपको वहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, जो 4 मेन टॉपिक्स है, वो जीएस पेपर 1 के तहत आता है आपको।
उसके बाद बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 में ये भी जो है 300 नंबर का एग्जाम्स होता है, सॉरी ये भी जो है टोटल 300 नंबर का एग्जाम होता है और टाइमिंग यहाँ पे भी 3 घंटे की होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपको इंडियन पॉलिटी, इसमें जो है मेनली आपको बिहार पे फोकस किया जाता है। इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी तो होती ही है, उसके साथ साथ मेनली फोकस होता है बिहार पे होता है, क्योंकि ये जो एग्जाम है बिहार से रिलेटेड तो ऑब्वियस बात है कि बिहार के ऊपर फोकस होगा ही होगा। उसके बाद इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी, उसके बाद रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो कहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जीएस पेपर 2 में आते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहना है। किसी भी चैनल के करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, लाइक इसरो क्या कर रहा है, नासा आजकल क्या कर रही है, या रसिया के जो स्पेस एजेंसी है वो क्या कर रही है। तो जो स्पेस एजेंसी है वो क्या कर रही है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के रहना है और क्या चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको जान के रखना है आपको। उसके बाद बात करें तो हिंदी की। हिंदी का भी जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वो 100 नंबर का होता है सिर्फ। और इसमें एक चीज़ होता है कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, मतलब यहाँ पे आपको 25% आई थिंक, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे सॉरी 30%, मतलब 30% आपको 100 में से 30 नंबर अगर आप लेके आ जाते हो तो आप यहाँ पे पास हो जाते हो। और इसका जो मतलब ये जो 30 नंबर है, इसमें जितने भी नंबर लेके आ जाओ ये आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग होता है। तो यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या 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 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे इससे आता है आपको 30 नंबर का, ग्रामर भी 30 नंबर के, उसका सिंटेक्स आता है आपको 25 नंबर के, और समरी अपने संक्षिप्त करके लिखना मतलब 15 नंबर के। तो आप टोटल ऐड करोगे तो टोटल होता है 100। तो 100 नंबर में जो आपको इससे ग्रामर, सिंटेक्स और समरी ये आता है हिंदी में। और इस सब के लिए आपको हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपको 10th लेवल का ही आता है, जो 10th लेवल का आपने जो पढ़ा होगा स्कूल्स में वहीं से आता है ग्रामर इससे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होती है। क्या ध्यान में रखना होता है, तो मेनली होता है कि आपको अपना बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपने ग्रेजुएशन या अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या कुछ लोगों ने नेट या जेआरएफ दिया होता है, तो आपने जिन सब्जेक्ट से ये सब चीज़ें किया, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, नेट जेआरएफ किया है, तो उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल में रखो। अगर मान लेते हैं आपने जो अपने ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने रख लिया जो कि ऑप्शनल में ऑप्शन के रूप में है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है। मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसा सब्जेक्ट रख लिया जो ऑप्शनल में है ही नहीं, तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, लाइक अगर कोई सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है ही नहीं तो वहाँ पे तो क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप हिस्ट्री ना लेके आप क्या कर रहे हो, जियोग्राफी ले रहे हो ऑप्शनल के रूप में, तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिस्ट्री जब आपने पढ़ा है, पूरे ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े हैं, तो फिर आप ज्योग्राफी पे क्यों जा रहे हो। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट चेंज करते हो तो आपको क्वेश्चंस के मतलब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस फेस करने के लिए रेडी रहना होगा। तो सबसे पहले जो है आप अपना बैकग्राउंड चेक करो, अपना इंटरेस्ट चेक करो। उसके बाद ये भी चेक करो आपकी जो मटेरियल है, मतलब जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ कहाँ है, वो लोकली अवेलेबल है या नहीं, या ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं। मान लीजिए आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसके स्टडी मटेरियल से आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप फिर उस सब्जेक्ट को लेकर पछताओगे, क्योंकि आप उसके लिए आपके कोई ऑप्शन से नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं, मान लेते कोई सीनियर है आपके या किसी सीनियर से आप गाइडेंस ले सकते हो, तो उसका गाइडेंस उस सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी बहुत लोगों ने देखा होगा कि अगर टॉपर्स ने क्या करता है, किसी टॉपर ने अगर ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में लिया होता तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वही सब्जेक्ट अपने ऑप्शनल में चुनने लगते। तो ऐसा गलती मत करना आप, क्योंकि टॉपर्स का वो सब्जेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग था तो उसने लिया। आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो ये आपको पता है, वो ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई टॉपर ही बता सकता है। ये आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसी सब्जेक्ट को आप एज ए ऑप्शनल रखो। उसके बाद हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये इस बुक्स को पढ़ने पे आपको प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो बात करें अगर हम जीएस पेपर 1 की, तो इंडिया का जो एंशिएंट पास्ट है उसके लिए आप आर एस शर्मा की जो है बुक्स पढ़ सकते हो। मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, उसके लिए सतीश चंद्र, और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया
बिपिन चंद्रा। ये जो बुक है बिपिन चंद्रा की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसी बुक से जो यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, ये मेंस के लिए है। और ये जो बुक है थोड़ी सी लेंदी बुक है, तो अगर आपने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया तो इस बुक को उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। द वंडर दैट इंडिया वाज, BL लसन, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक और है जो नितिन सिंघानिया, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बोला था। आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंडिया आर्ट एंड कल्चर के लिए आप मिले नितिन सिंघानिया को दो, देखो, उस पर फोकस करो। अगर आपके पास टाइम है तब जो है द वंडर दैट वाज इंडिया, उस बुक को आप पढ़ो। उसके बाद ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जो है स्पेक्ट्रम का आता है, स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है मोटा सा, उस बुक को जो है आप ले सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसके अलावा आपको किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बात करें अगर जीएस पेपर 2 के लिए, तो जीएस पेपर 2 के लिए जो है इंडियन पॉलिटी में जो है एम लक्ष्मीकांत की जो बुक जो है एकदम पर्याप्त होती है। इसके लिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो संविधान लिखा गया था उसमें जो है लॉयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उससे क्या होगा कि जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उसको समझने में। तो आपको एक बार में समझ में ना आए तो आपको 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी। अगर एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिया तो थोड़ा सा और डीप में जाने के लिए आप डी डी बसु की जो है बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर, उस बुक को पढ़ सकते हो। क्योंकि डी डी बसु को बुक का जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, एम लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा। लेकिन इस बुक को समझना सबके बस की बात नहीं है, डी डी बसु को समझना सबके बस की बात नहीं है। उसके बाद इंडियन इकॉनमी के लिए रमेश सिंह की पुस्तक आती है। ये आप अब इकॉनमी के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो हमारा 11th है और 12th में जो इकॉनमी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, उस इकोनॉमिक्स को आप पढ़ो। और उसके साथ साथ आपको रमेश सिंह की भी इंडियन इकॉनमी आपको पढ़नी होगी। इन दोनों बुक को आपको पढ़ना होगा इकॉनमी के लिए। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रवि पी अग्रहरि सर का एक बुक आता है, तो इसके लिए आप साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप करेंट अफेयर्स पे भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आते रहता है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के जो भी बुक्स है उन बुक्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद बात करें करेंट अफेयर्स की, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्री में भी मेंस में भी इन दोनों जगह पे आपको करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो आप किसी भी एक मंथली मैगजीन को ले लो, कोई भी एक मंथली मैगजीन उठाओ और उसको हर एक मंथ में पढ़ो। लाइक जैसे अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आता है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये एक ऐसे बुक है जो लगभग हर एक जो बीपीएससी या यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है वो इसको फॉलो करता है। उसके बाद योजना या कुरुक्षेत्र, ये 3 जो बुक है आप इन तीनों को फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, या मैं कहूँगा कि आप सिर्फ क्रॉनिकल को भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो तीनों को फॉलो कर सकते हो, किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो, किसी एक को नहीं, किसी 2 को तो कम से कम फॉलो करो, क्योंकि योजना जो है ये सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। तो क्रॉनिकल और योजनाएं और कुरुक्षेत्र, इन तीनों बुकों को जो है आप रखो और इसको पढ़ो। इससे जो है आपका जो करेंट अफेयर्स जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और करेंट अफेयर्स के लिए आपको ये बुक्स पढ़ते जाओ, आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बात करें करेंट अफेयर्स के लिए, तब डेली न्यूज़ पेपर्स पढ़ो। लाइक अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में 2 न्यूज़ पेपर आती है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ द हिंदू फॉलो करो। अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करो तो सिर्फ इसी को फॉलो करो। द इंडियन एक्सप्रेस में क्या होता है कि डीप एनालिसिस होता है किसी भी टॉपिक का, क्या होता है, डीप एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप द इंडियन एक्सप्रेस को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और इसके लिए आप जो है इसका इन दोनों का जो है ऐप भी आता है, तो इस ऐप पे जो है थोड़ा सा जो है ईयरली सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लेके आप पे करके आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। और फ्री का भी ऐप आता है, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, इसको जो है न्यूज़ डेली पढ़ सकते हो। तो मेरा जो सजेशन है वो किसी भी एक को फॉलो करो, या तो द हिंदू को फॉलो करो या द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करो, क्योंकि दोनों को फॉलो करना, दोनों को पढ़ना जो है डेली आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बाकी आपका सब्जेक्ट या बाकी जो सिलेबस है वो बहुत पीछे छूट जाएगा। उसके बाद जो है हिंदी में जो है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में किसी भी लोकल न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हो। लाइक अगर आप बिहार से हो तो बिहार में आप देखोगे तो मेनली जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है, प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर को एक माना जाता है कि दैनिक भास्कर आप फॉलो करो, दैनिक भास्कर, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक रहेगा।
लेकिन मेरा जो सजेशन है कि आप अगर हिंदी न्यूज़पेपर है तो आप क्या करो कि पहले 10 से 15 दिन अपने घर पे जो है ये जितने भी हिंदी में जो है 2-3 अवेलेबल है आपके एरिया में, उसको पहले आप अपने घर पे मंगाओ 10-15 दिन ही, या मान लेते हैं 1 वीक ही मंगाओ 7 डेज, और पहले उन सबको पढ़ के आप देखो, सब में अंतर देखो कि कहाँ पे जो है कौन जो है आपके मतलब के टॉपिक को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में कितना पॉलिटिकल न्यूज़ आया या प्रभात खबर में कितना पॉलिटिकल न्यूज़ आया, आपको पॉलिटिक्स पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि आपके मतलब की चीज़ कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, उसी न्यूज़पेपर को आप कंटिन्यू करो। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप उस सबको जो है कुछ दिन कंटिन्यूसली रीड करोगे। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों को आप कर सकते हो। उसके बाद जाते जाते मैं कुछ आपको फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ये क्या है कि हमेशा जो है अपना नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि सपोज कर लो कोई स्टूडेंट अगर दिल्ली में रह के अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था और अचानक से लॉकडाउन हुआ, उसको घर आना पड़ गया, तो क्या होगा कि उसके लिए सारे बुक्स को कैरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। या अगर आपका जो एग्जाम सेंटर है, बीपीएससी में हमेशा ऐसा होता है कि आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे अपने सारे बुक्स को कैरी नहीं कर सकते, तो आपका जो नोट्स होगा वही नोट्स आपको उस समय काम आएगा। उसी नोट्स को जो है आप पढ़ के, और वहाँ पे लाइक एग्जामिनेशन सेंटर से एक रात पहले भी अगर पढ़ना है तो आप इस नोट्स को पढ़ के अपना जो है तैयारी कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। लाइक प्रैक्टिस किसका, तो एस्से राइटिंग का, आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग का जो है प्रैक्टिस, और एस्से राइटिंग का प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों में एक्सपर्ट होते जाओगे। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ लाइक कि आपको कितने देर सोना है, और कम से कम आप अगर सोने के लिए टाइम टेबल बना रहे हो तो कम से कम आप 7 आवर का सोने का टाइम टेबल रखो, क्योंकि 7 घंटे से कम का अगर टाइम टेबल आप सोते हो तो फिर आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको जो है हेल्दी खाना खाना है, ईट हेल्दी, आपको हेल्दी खाना खाना, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो फिर तैयारी कैसे करोगे, सिंपल सा बात है। उसके बाद कम से कम 30 मिनट के लिए डेली जो है आप एक्सरसाइज करो। 30 मिनट का एक्सरसाइज या मेडिटेशन जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करो, और मेडिटेट तो डेली का डेली करो, क्योंकि ये जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद एक शेड्यूल जो है मेंटेन करो। कोई भी एक जो शेड्यूल है या टाइम टेबल आप बना रहे हो, टाइम टेबल मतलब स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाओ, और शेड्यूल में लाइक ये जो सॉरी मैंने ये आपको थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया, जो स्लीप है, ईट है, 30 मिनट का जो एक्सरसाइज है और मेडिटेट है, ये आपके शेड्यूल में आता है। तो आप ऐसा कुछ शेड्यूल बनाओ जो आपके लिए सूटेबल हो, और एक टाइम टेबल बनाओ जो आपके लिए सूटेबल हो, लाइक आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए भी। लाइक मान लीजिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक को भी ध्यान देना है, आपको साइंस को भी ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो है आप एक टाइम टेबल बनाते रहो। उसके बाद हमेशा जो है प्रैक्टिस में एक चीज़ और करना है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा था, तो हमें क्या करना है कि रीड करो मोस्टली। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और वो जो है आपको आंसर राइटिंग में और एस्से राइटिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा। और प्रैक्टिस जो है आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में करना है, लाइक आप देखते होगा बीपीएससी का जब एग्जाम होता है तो आपको किसी कॉलेज किसी स्कूल्स में दे दिया जाता है, जहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्कूल्स में दिया जाता है जहाँ पे फ़ैन नहीं होता है, फ़ैन नहीं होगा वहाँ पे आपको टेबल बेंच भी जो होते हैं, जो टेबल और बेंच होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करना है जहाँ जो इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है एग्जाम के दौरान। इससे क्या होगा कि आप उस इन्वायरमेंट से आप जो है ऑलरेडी रूबरू हो चुके हो, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लाइक अगर आपने गर्मी में बैठ के एग्ज़ाम दिया है तो एग्जामिनेशन सेंटर में कितनी भी गर्मी होगी आपको उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो उस चीज़ के लिए। और उसके बाद प्रैक्टिस से क्या होगा कि अगर आपका कोई वीक एरिया है, अगर कोई आपका वीक एरिया है तो उस एरिया पे भी जो है आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस एरिया में मेहनत करनी है, तो आप उसके लिए जो है अपने आप को खुद को इवैल्यूएट करोगे और उस पर आपको काम करोगे। और उसके बाद मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग होते हुए तो करोगे, और आंसर राइटिंग के लिए आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि एवरी अपॉर्चुनिटी हैज़ ए कॉस्ट एंड सिविल सर्विसेज आस्क फॉर सेक्रीफाइसेस यू हैव टू। मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। मतलब अगर आप बीपीएससी में जाना चाहते हो, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, और अगर आपको बनना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा ही, बिना सेक्रीफाइस का आपको नहीं हो सकता। अब मैं सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी के जाके बलि चढ़ाना है, ऐसा नहीं है। सेक्रीफाइस में क्या करना है आपको, ये देखो बहुत लोग बोलते होंगे आपको कि जो ये जो बीपीएससी है यूपीएससी है ये पंचवर्षीय योजना होती है।
ऐसा नहीं है। अगर ये यूपीएससी है, मैं मानता हूँ यूपीएससी है या बीपीएससी है, अगर पंचवर्षीय योजना होती तो यूपीएससी या बीपीएससी हर एक साल क्यों एग्जाम कंडक्ट कराती, एक ही 5 साल में एक बार कराती। तो आप एक साल में जो है बीपीएससी या यूपीएससी जो है क्लियर कर सकते हो और बिल्कुल कर सकते हो। तो एक साल के लिए मैं एक साल के टाइम टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक साल के लिए आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या अवॉइड करना है। तो जो है जितने भी अननेसेसरी कॉल्स है, मैसेजेज है, सोशल गैदरिंग है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, इन सबको जो है ऐसा नहीं कि सबसे जो है दूर हो जाए, लेकिन हाँ अननेसेसरी कॉल्स, मैसेज, फ्रेंड्स से जो है थोड़ा सा आपको दूर रहना है, थोड़ा सा आपको दूर रहना है। कितने दिन के लिए? जस्ट एक साल के लिए। एक साल अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो तो एक साल बाद आप करो ना आपको जो करना है। एक साल बाद आपके पास जॉब होगी, आपके पास नौकरी होगी, तब करो ना जो करना है आपको, आप फ्री हो उसको करने के लिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा और यहीं पे जब मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि हर एक अपॉर्चुनिटी का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है और उस कॉस्ट को जो है आपको वियर करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी बीपीएससी के सिलेबस को लेके, बीपीएससी के बुक लिस्ट को लेके या कोई भी आपको डाउट है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।